आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और नेक्स्ट आगे भी काफ़ी जगह पे जाके यूज़ होगा, जिसका नाम है फ़ैराडे लॉ। तो आज हमने फ़ैराडे लॉ के अबाउट पढ़ना है। तो क्वेश्चन जो हमारी बुक के ऊपर दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से है। स्टेट एंड एक्सप्लेन फ़ैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फॉर अ कॉइल ऑफ n turns by giving the significant of a negative sign, राइट इट्स इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म। हमने सबसे पहले फ़ैराडे लॉ की स्टेटमेंट करनी है, फिर उसके बारे में एक्सप्लेनेशन पढ़नी है, फिर हमने उसके फार्मूले को देखना है। उसके फार्मूले में जो नेगेटिव साइन आ रहा है उसको हमने डिस्कस करना है। और फाइनली हमने जो फ़ैराडे लॉ है उसकी इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म के बारे में पढ़ना। तो ये सारा जो हमारा क्वेश्चन है, इसके अंदर जो हमने आज आउटलाइन पढ़नी है वो है हमारे पास फ़ैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसकी स्टेटमेंट करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक्सप्लेनेशन में है कि किस तरह से आप इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड है जिनसे आप जो है वो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं। उनमें सबसे पहला मेथड है म्यूचुअल इंडक्शन, दूसरा है सेल्फ इंडक्शन, थर्ड वन है द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ मैग्नेट इन अ कॉइल और लूप, फोर्थ है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, फिफ्थ है रोटेशन ऑफ अ कॉइल और लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, सिक्स हमारे पास है चेंजिंग एरिया इन मैग्नेटिक फील्ड। और नेक्स्ट हमने ये हमारे पास जो है वो 6 मेथड है जिनकी हेल्प से हम इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसको बैक ईएमएफ भी कहते हैं। तो ये हमारे पास मेथड है। नेक्स्ट हमने जो इसी क्वेश्चन के अंदर जो हमने पढ़ना है वो मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फ़ैराडे लॉ है। उसके बाद हमने इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फ़ैराडे लॉ एंड लास्ट वन इज़ अ डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फ़ैराडे लॉ के बारे में हमने डिस्कस करना है। अब हम चलते हैं इसकी सबसे पहला जो हमारे कोर्स और जो मतलब वो टाइटल है वो है फ़ैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसकी स्टेटमेंट करते हैं। तो ये इसकी स्टेटमेंट लिखी है, फ़ैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टेट दैट। फ़ैराडे लॉ की स्टेटमेंट इस तरह से की जा सकती है that whenever the magnetic flux change in a coil or loop, EMF is induced in it which lasts only for the time the flux changing continues। कह रहा है कि जब कभी हमारे पास कोई कॉइल हो या लूप हो, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम रखें और उसका वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करें, जैसे ही उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है वो कंटिन्यूस हो। ये नहीं कि एक दफ़ा मैग्नेटिक फ्लक्स हमने प्रोड्यूस किया और हम ये डिज़र्व करें कि उसके अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ है वो कंटिन्यूस प्रोड्यूस रहे, ऐसा नहीं होगा। जो इंड्यूस ईएमएफ है वो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त प्रोड्यूस होगी किसी भी लूप या कॉइल के अंदर, जब उस लूप या कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करें और उसका वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूस जो है वो चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो तब हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। और वो जो इंड्यूस ईएमएफ है उसका मैग्नीट्यूड के बारे में लिखा हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब जितना ज़्यादा हम वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे उतना ही वहाँ पे ज़्यादा इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। तो इंड्यूस ईएमएफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका नीचे फार्मूला जो है वो सिंपलेस्ट फार्मूला, वैसे तो इसका इंटीग्रल फॉर्म में भी है, डिफरेंशियल फॉर्म में भी है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी इसका फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे सिंपलेस्ट इसका फार्मूला जो कि स्टेटमेंट के क्रॉसपोंडिंग इसका फार्मूला आता है वो ये नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें एप्सिलॉन इज अ इंड्यूस ईएमएफ विल बी इक्वल टू माइनस ये डी फाई एम इज़ अ चेंज ऑफ फ्लक्स और डी टी इज़ अ चेंज ऑफ टाइम। मतलब हमारे पास ये जो सारी टर्म आ रही है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है। जब हम किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे और उसका वहाँ पे कंटिन्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो देन हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। और नेगेटिव साइन यहाँ पे ये प्रोड्यूस बता रहा है, नेगेटिव साइन ये लेंज़िस लॉ की एक्सप्लेनेशन दे रहा है। लेंज़िस लॉ ने बताया था कि जिस वजह से करंट प्रोड्यूस होता है ये उसी काज को, ये इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ जो है ये जिस काज की वजह से प्रोड्यूस होता है ये उसी काज को स्टॉप करना चाहते हैं, ये उसके अपोजिट होते हैं। तो ये नेगेटिव साइन जो है वो उसके बारे में बताता है। ये लेंज़िस लॉ में हम बात कर चुके हैं। ये देखिए अगर हम यहाँ पे फोर्स लगाने की वजह से उसको मूव करवाते हैं टू एंड फ्रो उस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसको मूव करवाने से जो हमारे पास
इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा, ये इंड्यूस ईएमएफ उस मूवमेंट को, उस फोर्स को अपोज करेगा और उसको चाहेगा कि वो फोर्स को जो है वो ज़ीरो कर दे, तो ये उसकी अपोजिंग की वजह से नेगेटिव साइन आता है। तो ये हमारे पास जो है फैराडे लॉ के बारे में था। नेक्स्ट हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। एक्सप्लेनेशन में है कि द ईएमएफ इज इंड्यूस इन अ कॉइल आर लूप ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हमने पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि ईएमएफ जो इंड्यूस होती है किसी भी लूप के अंदर, तो वो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से होती है। द मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ कॉइल आर लूप कैन बी चेंज बाय नंबर ऑफ अवे। बहुत सारे मेथड हैं जिसकी मदद से हम जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6 जो है डिफरेंट मेथड बताए हुए हैं जिसमें आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं, जबकि मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने से हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। सबसे पहला जो इसका मेथड है वो म्यूचुअल इंडक्शन है। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, हमारे पास दो कॉइल्स हैं, ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल को हमने इस तरह से वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये वोल्टेज सोर्स हमारे पास एसी वोल्ट है। एसी वोल्ट को अगर हम देखें तो इसका जो वेव फॉर्म है वो हमारे पास साइनोसाइडल वेव फॉर्म आती है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन से कुछ पोर्शन ऊपर है, कुछ इसका पोर्शन नीचे है। मतलब इसके अंदर से जब ये हमने वोल्टेज सोर्स जब इस प्राइमरी कॉइल को प्रोवाइड की, तो इसके अंदर से जब करंट पास करेगा, करंट के पास करने की वजह से इसके इनसाइड और आउटसाइड मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा। इस इंड्यूस जो इसके करंट के पास करने की वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ है, इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अगर हम बात करें तो अगर तो यहाँ पे इस कॉइल को करंट जो दे रहे हैं वो कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये तो जो एसी हमने करंट प्रोवाइड किया, एसी करंट तो अल्टरनेटिव करंट है, हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू चेंज होती है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्राइमरी कॉइल का करंट कंटिन्यूस चेंज हो रहा है। प्राइमरी कॉइल का जब करंट चेंज होता है तो यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। अब इसके करंट के चेंज होने से इस प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड जो इसके अराउंड है वो चेंज हो रहा है। इस मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड हमने एन अदर सेकेंडरी कॉइल को प्लेस किया हुआ है। जब यहाँ पे इसको हमने रखा हुआ है तो जैसे इसका प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इस कॉइल के जो सेकेंडरी कॉइल पड़ी हुई है इसका यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा। हम पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा सेकेंडरी कॉइल का। और जब कभी किसी कॉइल के अंदर या हम किसी भी लूप के अंदर हम फ्लक्स को चेंज कर लेते हैं तो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाती है। इस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा और इस लूप के अंदर या इस कॉइल के अंदर एक करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। और इस करंट की इंडिकेशन हमें गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर की निडल बताएगा। अगर ये निडल इस तरह से टू एंड फ्रो मूव करती है, मतलब आगे पीछे ये निडल मूवमेंट शो करती है, तो हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ पैदा हुआ है और ये इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। सेकंड जो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ की एग्जांपल है वो सेल्फ इंडक्शन है। सेल्फ इंडक्शन की डायग्राम ये एक दी हुई है। ये हमारे पास एक कॉइल है, इस कॉइल के टर्मिनल्स को हमने एक की के साथ अटैच किया हुआ है। एक डीसी सोर्स है, डीसी वोल्टेज इसके साथ कनेक्ट किया है, रियोस्टेट है, इस तरह से हमने कनेक्ट किया है। जैसे इसको हमने की को हमने मतलब दोनों को कनेक्ट कर दिया तो सर्किट के अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो होगा। करंट अगर इसमें से फ्लो करे, डीसी करंट है तो इसमें कंटिन्यूस करंट फ्लो करेगा, कोई करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन हम तो यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि करंट को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने की वजह से यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा। तो हमने यहाँ पे रियोस्टेट की हेल्प से यहाँ पे करंट को चेंज करना है। ये स्लाइडिंग कंटैक्ट है, स्लाइडिंग कंटैक्ट को टू एंड फ्रो मूव करेंगे तो इस कॉइल के अंदर करंट चेंज होगा। करंट के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। अगर हम इसको दूसरे सेंस में देखें तो हम देख सकते हैं कि ये कॉइल इन द प्रेजेंस ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पड़ी हुई है। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है और इसके इनसाइड हमने कॉइल रखी हुई है। तो फिर हम कह सकते हैं कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कॉइल का चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स जब प्रोड्यूस होता है या मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है तब हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये जो हमने एक बैटरी लगाई, इस बैटरी के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा जिसको बैक ईएमएफ कहते हैं या जिसको इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। तो ये प्रोसेस है सेल्फ इंडक्शन, इसमें भी इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास जो है द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ मैग्नेट इन अ कॉइल और लूप। ये हमारे पास एक डायग्राम है। इसमें एक हमारे पास कॉइल है और एक में हमारे पास जो मैग्नेट है। ये हमारे पास कॉइल है। इस कॉइल को हमने एक ये हमारे पास एक कॉइल है, इसको हमने गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच किया हुआ है। जब ये कॉइल के पास हम ये मैग्नेट को लेके आते हैं तो हमारे पास इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है। इसको हम ऐसे देख सकते हैं। ये भी मैग्नेट जो है इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये भी स्टेशनरी है, इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। तो इस कॉइल के अंदर नो डिफ्लेक्शन है। ये गैल्वेनोमीटर जो निडल है इसकी डिफ्लेक्शन शो करेगी, जो कि इंड्यूस ईएमएफ के बारे में इंडिकेशन देगी। जब हम इसको वी वेलोसिटी के साथ इसकी इनसाइड यहाँ इसकी तरफ लेके आते हैं तो यहाँ पे इस कॉइल का फ्लक्स चेंज होता है। पहले यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन निकल रही थी, लेकिन इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं था हो रहा। लेकिन जब इसको पास लेके आते हैं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है तो इसकी निडल देखिए पहले बिल्कुल वर्टिकल थी, अब ये कुछ टिल्टेड फॉर्म में आ गई है। तो यहाँ पे ये शो आ रही है कि इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हुआ है, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है। अगर हम इसको ला के इसके बिल्कुल स्टेशनरी पास रख देंगे तो अब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही हैं, जो हमारे पास फ्लक्स है वो चेंज नहीं हो रहा। जब यहाँ पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन यहाँ पे इसके अंदर जो पास कर रही हैं वो कांस्टेंट है। अगर 10 पास कर रही हैं तो इसमें से 10 ही पास करेंगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज नहीं हो रहा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं प्रोड्यूस होगी। तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि ज़ीरो के ऊपर है, तो यहाँ पे नो डिफ्लेक्शन है। अगर हम इसको वी वेलोसिटी के साथ इससे अवे लेके जाते हैं तो तब इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन चेंज होगी, इससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और इसकी निडल जो है वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो है डिफ्लेक्शन शो करेगी, तो इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो इस मैग्नेट को इसकी तरफ लेके आएँ तो जो गैल्वेनोमीटर है उसकी डिफ्लेक्शन अगर राइट साइड पे है, तो अगर इसे अवे लेके जाते हैं तो इसकी डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड पे है। तो दोनों की जो डायरेक्शन है, मतलब जो मोशन है मैग्नेट की, उसकी मोशन टू एंड फ्रो मूव करने से जो करंट प्रोड्यूस होता है वो भी हमारे पास यहाँ पे अल्टरनेटिव करंट प्रोड्यूस होगा, कभी ज़ीरो, कभी पॉजिटिव पीक, कभी नेगेटिव पीक। तो ये हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ इस तरह से भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर हमारे पास एक रीजन है। इस रीजन के अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया हुआ है, बी इज अ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्रॉस जो हमारे पास है ये शो कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द वाइट बोर्ड या इनटू द वाइट पेज है। इसके अंदर एक हमारे पास करंट प्रोड्यूसिंग कॉइल है। इस कॉइल को हम इसके वी वेलोसिटी के साथ इनसाइड लेके आते हैं, फिर आउटसाइड लेके आते हैं। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसके इनसाइड आउटसाइड लेके जाएंगे तो इस कॉइल का जो यहाँ पे फ्लक्स है वो फ्लक्स चेंज होगा, जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इस कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये चौथा मतलब तरीका है, ये फोर्थ मेथड है जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रोटेशन ऑफ अ कॉइल और लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास नॉर्थ एंड साउथ दो पोल्स हैं जिसके इनसाइड यहाँ पे यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड है। इसके इनसाइड हमने एक रॉड रखा हुआ है, एक हमने कॉइल रख सकते हैं या लूप रख सकते हैं। अब देखिए अगर तो ये लूप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होगा, इसका एंगल थीटा 0 होगा। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन इस लूप के अंदर से मैक्सिमम पास करेंगी, मैक्सिमम फ्लक्स आ रहा है, तो यहाँ पे जो हमारे पास मैक्सिमम इसकी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगी। लेकिन अगर हम इसको रोटेट करना शुरू करें, इसका एंगल 0 से बढ़ता हुआ ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है, इसका फ्लक्स हो जाता है 0। तो मतलब वर्टिकल से ये जब हॉरिजॉन्टल लूप हुआ है इसका फ्लक्स मैक्सिमम फ्लक्स चेंज हुआ है, मतलब मैक्सिमम से 0 पे आया। लेकिन जब इसको दोबारा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो फिर से ये साइड यहाँ पे आ जाएगी और ये साइड घूम के यहाँ पे आ जाएगी, फिर ये वर्टिकल हो जाएगा। तो इसका मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो 0 से कहाँ पे चला जाएगा, फिर मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इसकी रोटेशन से इस लूप या कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये एक मेथड था। लास्ट वाला मेथड है चेंजिंग एरिया इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास 6 मेथड है जिसमें हमारे पास एरिया को चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी लूप को या किसी भी रिंग को या किसी भी कॉइल को रखने से उसका एरिया चेंज करने से भी इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है। ये हमारे पास एक
रिंग टाइप लूप है जिसको हमने, या कॉइल कह सकते हैं, जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया हुआ है। इसको अगर हम देखें तो इसका अभी फ़िलहाल मैक्सिमम एरिया, लेकिन अगर हम इसको दोनों साइड से पकड़ के इसको खींच के इसका एरिया हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। अब इसका एरिया कम हुआ है तो यहाँ पे एरिया के चेंज होने से भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से हमारे पास जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो सकते हैं। ये हमारे पास जो है वो टोटल मेथड थे जिनकी हेल्प से हम जो है वो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लेट किया हुआ है कि एक हमारे पास जो है वो कंडक्टिंग रेल्स है, कंडक्टिंग रेल्स के ऊपर हमने एक जो है वो रॉड को प्लेस किया हुआ है, कॉइल को प्लेस किया हुआ है, और इसको इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो क्रॉस यहाँ पे है ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहे हैं। और इस कंडक्टिंग रेल्स के दोनों एंड को हमने एक गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच किया हुआ है। अगर इसकी लेंथ देखें तो इसकी लेंथ यहाँ पे एल है, और इसका ये जो विड्थ देखें तो डी एक्स का नाम दिया हुआ, यहाँ पे एक्स है लेकिन ये डी एक्स है बेसिकली। तो ये हमारे पास एक जो है वो डायग्राम है। अब ये देखें, ये जो लूप है या ये जो रॉड है इसको टू एंड फ्रो मूव करवाते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, आगे पीछे मूव करवाते हैं। इसको मूव करवाने से इसका यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा जिसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। उस इंड्यूस ईएमएफ के बारे में हम जो है वो पहले पढ़ चुके हैं। इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, जो कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस VBL, माइनस यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ आता है, बी यहाँ पे वी यहाँ पे वेलोसिटी है, तो इस वेलोसिटी के साथ टू एंड फ्रो मूव करवाएंगे। बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और एल इज़ द लेंथ ऑफ द रॉड है। तो इसकी वजह से जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा वो माइनस VBL यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। अब अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी जो है वो dx/dt के इक्वल होती है। इसकी वैल्यू अगर हम अबव इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास जो आ जाता है वो एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस वी की जगह पे ये वैल्यू आ गई BL, हमारे पास सेम एज इट आ गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस ये जो dx और L है, जो कि मैं पीछे बता के आ चुका हूँ कि जो उसकी नीचे जो लेंथ ली हुई जो कि x है वो बेसिकली dx है, और इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास L आ रही है। तो इसका जो एरिया हमारे पास आएगा वो L और dx को मल्टीप्लाई करने से dA हमारे पास आ रहा है। B ऐसे आ जाएगा, इन दोनों की जगह पे हमने dA लिख लिया और dt बिल्कुल एज इट आ जाएगा। नेक्स्ट हम देख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे डी आ रहा है, स्मॉल हमारे पास एरिया, तो हमारे पास ये फ्लक्स भी के साथ भी क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो ये माइनस साइन और ये ऊपर वाली सारी टर्म की जगह पे हमने जो है चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स रखा है हुआ है, ये हमारे पास जो है वो सेम एज इट आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास अगर कॉइल है उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न 1 है तो तब हम ऊपर वाली इक्वेशन आती है, लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्न n हो जाए तो तब यहाँ पे क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। ये जो फार्मूला है ये हमारे पास n टर्न के लिए ये फार्मूला है फैराडे लॉ के लिए। जब हमारे पास एक कॉइल का नंबर ऑफ टर्न n हो तो उस वक्त उसका फार्मूला ये आता है। नेक्स्ट हम इसको जो है वो थोड़ा सा फार्मूले को मॉडिफाई करने जा रहे हैं कि हमारे पास मतलब इसको इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हमारे पास उसका फार्मूला ड्राइव करने के लिए हेल्पफुल होगा, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे नेगेटिव साइन बेसिकली जो लेंज़ेस लॉ इसके बारे में एक्सप्लेन करता है कि ये जो इंड्यूस ईएमएफ जिस काज की वजह से प्रोड्यूस हुआ है ये उस काज को अपोज करता है, ये नेगेटिव साइन उस वजह से है। तो मतलब अगर हमने पीछे जो इसके 6 मेथड पढ़े हैं उसमें से अगर हम एक मेथड को देखें तो चेंज ऑफ एरिया, लास्ट वाला जो है वो चेंज ऑफ एरिया को चेंज करने से मैग्नेटिक जो फ्लक्स चेंज होता है इसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ पैदा होता है। तो हम कह सकते हैं कि एरिया को चेंज करने से हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ पैदा होता है। ये जो इंड्यूस ईएमएफ है वो चेंज ऑफ एरिया को अपोज करेगा, तो ये जो अपोजिंग है इस वजह से ये नेगेटिव साइन हमारे पास आता है। तो हम यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका फार्मूला हम लिख सकते हैं जो कि B.DA इसका फार्मूला, पीछे हमने इसको भी लिखा है। अगर हम इसको इसका फ्लक्स को नेट फ्लक्स देखना चाहते हैं तो तब हमारे पास इसका इंटीग्रेशन दोनों साइडों पे ले लेंगे तो हमारे पास φm इज इक्वल टू इंटीग्रेशन B.DA आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ φm इन इक्वेशन नंबर 1, जो पीछे हमारे पास जो लास्ट वाली इक्वेशन थी वो इक्वेशन नंबर 1 थी, उसके अंदर जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे फाई आ रहा था, जस्ट फाई की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। उसको सेकंड इक्वेशन का हमने नाम देना है
इस इक्वेशन को हम यूज़ करते हुए जो इंटीग्रल फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ को हम देखेंगे। अब हम देखने जा रहे हैं इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ इज जो पीछे हमने इक्वेशन नंबर 2 ड्राइव की, उसको यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे, जिसको इक्वेशन नंबर 3 का हम नाम देंगे। अब द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंड्यूस ईएमएफ, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम देंगे। ये भी हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस ईएमएफ का ये रिलेशन है, तो ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4 हमने लिख ली। कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4 हुई है, अब इनकी दोनों की लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम होगी। ये जो 4 इक्वेशन की साइड है इसको यहाँ पे लिख लिया, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, दोनों साइडों पे इंटीग्रेशन आ रहा है। और फॉर नंबर ऑफ टर्न n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 की वैल्यू लगाई तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ये हमारे पास जो है वो इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गाजेस लॉ नहीं है, ये फैराडे लॉ है। इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ। क्या ये मैथमेटिकल फॉर्म ही है? तो यहाँ पे हमने जो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ को लिखने के लिए, डिफरेंशियल फॉर्म को एक्सप्लेन करने के लिए हम जो हेल्प ले रहे हैं वो इंटीग्रल फॉर्म है। तो पीछे जो इंटीग्रल फॉर्म हमने प्रूव की उसको यहाँ पे लिख लिया। अगर हम यहाँ पे स्टोक थ्योरम अप्लाई करते हैं, स्टोक थ्योरम हमने अप्लाई करना है इसकी लेफ्ट साइड के, अगर हम ऊपर हम स्टोक थ्योरम अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास जो ई डा डी आर है, ये जो हमारे पास ये जो फैक्टर है इसका हमारे पास ये आदत कर ले लेते हैं। और साथ ये हमारे पास जो ये जो लीनियर हमारे पास इंटीग्रेशन आ रहा है या डी आर आ रहा है, इसको कन्वर्ट कर देता है डी ए, मतलब ये लीनियर इंटेग्रल को कन्वर्ट कर देता है सरफेस इंटेग्रल में। स्टोक थ्योरम का बेसिकली जो काम है वो लीनियर इंटेग्रल को सरफेस इंटेग्रल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी लेफ्ट साइड के ऊपर जब हमने स्टोक थ्योरम अप्लाई किया तो ये आ गई, ये इक्वेशन नंबर 5, ये इक्वेशन नंबर 6। इनकी दोनों साइड इक्वेशन नंबर 5 और 6 की दोनों साइडें लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी इनकी सेम होगी। कंपेयरिंग इक्वेशन 5 एंड 6 हुई है, इनको कंपेयर करने से हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ जाता है। अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म देखें तो डिफरेंशियल फॉर्म में तो इंटीग्रेशन होती नहीं, दोनों साइडों पे इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन ख़त्म करने के लिए ये जो लेफ्ट राइट साइड की इक्वेशन है इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाता है, जहाँ से हमारे पास दोनों का इंटेग्रल और डी ए दोनों का सेम है, इसको हमने बाहर कॉमन ले लिया। नेक्स्ट ये डी ए डज नॉट इक्वल टू 0, तो सो हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर आने वाला सारा फैक्टर है ये 0 के इक्वल हो सकता है। तो जब ये 0 के इक्वल है तो ये जो हमारे पास चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वाला ये जो फैक्टर है इसको इस साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास माइनस में ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास है दिस इज़ कॉल्ड अ डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये हमारे पास जो है फैराडे लॉ था। ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है सब बच्चों को समझ आई होगी, लेकिन अगर किसी भी पार्ट की समझ नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जी अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।